सभी स्टूडेंट्स को हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट था। और इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट पढ़ लिए और आज जो हमें पढ़ना है चौथा इसका पार्ट पढ़ना है, ठीक है। और इसमें देखना है आपातकाल के बाद की राजनीति। तो देखते हैं हम जो है इससे पहले के बारे में देखते हैं थोड़ा-सा 5 मिनट में क्विकली रिवीजन करते हैं ताकि आपको पहले की चीज़ें आगे इसमें जुड़ जाएँ और आपको अच्छे से जो है ये चैप्टर समझ में आए। आज ये हमारा चैप्टर जो है 6 जो चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसकी आज ये लास्ट क्लास है। इसके बाद ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा और फिर हम जो है इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे यहीं पर आपके 6 पार्ट की, ठीक है? छठे चैप्टर की। देखते हैं अब इसमें हम जो है कि हमने पहले इसमें क्या पढ़ा था, थोड़ा-सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो हमने इस पार्ट का नाम था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और इसके बारे में हमने बात की थी सबसे पहले कि भारत में जो आपातकाल लगता है, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी। आपके आपातकाल लगाया जाता है 25 जून 1975 को, तो आपातकाल जब लगा था तो किन किन परिस्थितियों में लगा था, किस पृष्ठभूमि में लगा था, उसके क्या कारण रहे थे, तो इसके बारे में हमने बात की थी। पहले पहले क्लास में बात की है। तो हमें देखना है कि 1971 में भारी जीत मिली कांग्रेस को और 1967 के चुनाव में कांग्रेस की बहुत ज़्यादा हार हुई थी, है ना? पर इतनी भी ज़्यादा हार नहीं हुई थी कि वो सरकार नहीं बना पाए। जैसे-तैसे करके उसने सरकार तो बनाई थी, लेकिन इतनी हम कह सकते हैं उसको जीत नहीं मिली जितनी पहले के चुनावों में मिली थी। और उसके बाद देखते हैं देखो 1971 में जब जीत मिली तो 1975 में एक भारी संकट आ जाता है और वो संकट कहलाता है आपातकाल का संकट, जो कि 1975 में 25 जून 1975 को लगाया जाता है। अब हमने देखा था कि जो आपातकाल है, वो आपातकाल क्यों लगाया गया था, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, उसके क्या कारण थे। तो हमने इसके कारण पढ़े थे 5, जो कि मैं आपको बताऊँ। आगे हम चलते हैं एक-एक कारण के बारे में देखते हैं। देखो इसमें एक तो था, पहला कारण ये था, हम देख सकते हैं कि भई आर्थिक संकट या फिर हम कहें आर्थिक पतन। इसका पहला कारण क्या था? आर्थिक पतन। उसके बाद में देखें तो इसका दूसरा जो कारण था आपातकाल की जो दूसरी पृष्ठभूमि थी, वो हम देखते हैं गुजरात का छात्र आंदोलन। कौन-सा आंदोलन? गुजरात का छात्र आंदोलन, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसका जो नेतृत्व है मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। वैसे तो छात्रों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई इसमें जुड़ जाते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है? इसके बाद में जो तीसरा हमने देखा इसकी पृष्ठभूमि में, तीसरा कारण जो है वो था बिहार छात्र आंदोलन। यानी बिहार के छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जाता है और इस बिहार के छात्रों के द्वारा जब रिक्वेस्ट की जाती है जयप्रकाश नारायण से, तो वो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं, ठीक है? इन्होंने संपूर्ण रिवॉल्यूशन का भी नारा दिया था, यानी हम टोटल रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था इस आंदोलन के दौरान, ठीक है? आगे देखते हैं। देखो इसके बाद जो चौथा कारण था वो था गुजरात बनाम बिहार आंदोलन। किसका था? गुजरात बनाम बिहार आंदोलन। ये इसका चौथा कारण है, ठीक है? और ये आंदोलन किया जाता है मोरारजी देसाई के द्वारा, इसका नेतृत्व किया जाता है, जबकि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है? और इन दोनों के आंदोलन के बारे में हमने तुलनात्मक अध्ययन भी किया था, है ना? कि कब कौन-सा चालू होता है, किसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद में हमने देखा था आपके जो चौथा कारण है, वो देखा था हमने 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल। 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल, इसके बारे में हमने बात की, जिसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। और ये रेल हड़ताल जो है रेल कर्मचारियों की सेवाओं के लिए कुछ प्रावधान की माँग थी, उसके आधार पर की जाती है, ठीक है? तो इसके बारे में हमने देख लिया था, 20 दिन चली थी और लास्ट में समझौता हो जाता है। उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट कारण देखा था हमने, वो देखा था कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का संघर्ष, यानी सरकार या फिर हम कह सकते हैं न्यायपालिका का संघर्ष। इन किसके बारे में हमने देखा था। और उसके बाद ऐतिहासिक फैसला आता है केशवानंद भारती बनाम जो है 1973 का, ठीक है? और
और सरकार ने कई प्रकार के तर्क दिए थे कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका के बारे में, भाई ऐसा किया जाना चाहिए, न्यायपालिका ने कहा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर चुके हैं पहले। और फिर उसके बाद में जो है एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला भी आया था, है ना? जिसमें 3 न्यायाधीश जो थे वरिष्ठ, उनको छोड़ दिया गया था और एक जूनियर न्यायाधीश को न्यायाधीश बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है? तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और उसके बाद में देखो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि इलाहाबाद जो न्यायालय है, वो इलाहाबाद जो न्यायालय, उच्च न्यायालय जो था, वहाँ उसके द्वारा एक घोषणा, एक निर्णय लिया जाता है कि इंदिरा गांधी जो है उसकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है, यानी अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी। तो इसके बारे में हमने देखा था। और इसके बाद में हमने देखा था कि सरकार का और न्यायपालिका का संघर्ष से संबंधित कुछ बातें थी, ठीक है? उसके बारे में हम देख चुके हैं। और फिर आधी रात को यानी 25 जून को आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर, जो कि आपातकाल लगा दिया जाता है। उसके बाद आपातकाल के परिणाम देखे थे हमने, जिसमें विरोध और हड़तालें थी, यानी कुछ क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, आंदोलनकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रेस की सेंसरशिप लगाई गई थी, संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और मौलिक अधिकारों का भी निलंबन कर दिया गया था। ये सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं, ठीक है? और एक हम कह सकते हैं कि अंधकार का युग था। निवारक नज़रबंदी लगाई गई थी। निवारक नज़रबंदी का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। न्यायपालिका का संपन्न भी किया गया था इसमें। और उसके बाद लोकतंत्र का सबसे कठिन परीक्षण था ये। लोकतंत्र का सबसे कैसा था? कठिन परीक्षण, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। न्यायपालिका का तनाव के बारे में, इलाहाबाद का फैसला, न्यायालय का और आपातकाल की घोषणा और मौलिक अधिकारों का हनन, ये सारी की सारी चेन जो है हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। देखो इसके बाद में जो है अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट भाग, ठीक है? तो आज ये इस चैप्टर का नेक्स्ट भाग वैसे तो हम पढ़ेंगे, आगे बताएंगे आपको, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये हमने पढ़ा था तीसरी क्लास में, ठीक है? तो देखो तीसरी क्लास में हमने ये पढ़ा था आपातकाल के परिणाम। आपातकाल के परिणाम पढ़े, देश में आपातकाल का विरोध पढ़ा और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा विवाद और तर्क, और उसके बाद में हमने देखा आपातकाल से क्या सबक लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? आपातकाल क्यों लागू किया गया था, इसके क्या परिणाम थे? तो इसके परिणाम देखें तो विरोध में जो राजनीतिक आंदोलनकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, नेताओं की गिरफ्तारी हुई, सेंसरशिप को लागू किया गया, प्रेस की सेंसरशिप को, संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है? निवारक नज़रबंदी यानी शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया, कई नेताओं की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद में है उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो है उनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक तरह से उसको भी एक प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है? तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। और फिर उसके बाद में है जब देश ने आवाज़ उठाई तो उसके विरोध के तरीके जो थे उसके बारे में देखो, तो भूमिगत आंदोलन चलाए गए कुछ नेताओं के द्वारा, प्रेस की बगावत की गई, प्रेस ने यानी विरोध किया और सम्मान वापसी की गई, यानी जिनको व्यक्तियों को कुछ सम्मान दिया गया था उन्होंने अपनी सम्मान वापसी कर दी। और उसके बाद देखा हमने 42वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल जो है उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाता है, ठीक है? तो जिसमें हमने देखा कि जब 1971 में चुनाव होते हैं तो वो जैसे ही हम अगर उनमें आम चुनाव 5 साल बाद होते हैं तो 76 में चुनाव होने थे, लेकिन वो 76 में नहीं होके हमने देखा 1977 में चुनाव होते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और उसके बाद में आपातकाल पर ऐतिहासिक विवाद और क्या ज़रूरी था आपातकाल। तो सरकार का तर्क था कि हमने आपातकाल इसलिए लगाया था क्योंकि ये समस्याएँ थी, ठीक है? विपक्ष और पुलिस सेना का विद्रोह उकसाया जा रहा था, है ना? धरना प्रदर्शन लगातार चल रहे थे, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार जो है उसको गिराने की साजिश चल रही थी। और फिर ये सारी चीज़ें हैं कि हम ये जो कार्य हैं वो सरकार को नहीं करने दिए जा रहे थे। और जब आलोचकों का ये तर्क था कि देश की एकता को अखंडता नहीं था, जबकि वास्तव में ऐसी कोई परिस्थितियाँ थी नहीं और देश को खतरा नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी को और इंदिरा गांधी को खतरा था प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। और इंदिरा गांधी के ने केवल खुद की सत्ता बचाने के लिए आपातकाल का हम कह सकते हैं हथकंडा अपनाया था इसने, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। और उसके बाद में फिर ये था कि अंधेरे से उजाला, यानी आपातकाल अंधेरा था, उससे फिर आगे आता है उजाला। और हमने देखा कि आपातकाल जो है उससे हमने क्या सबक
लिया। तो ये हमारा तीसरी क्लास का लास्ट चैप्टर था कि आपातकाल से हमने क्या सबक लिया, जिसमें हमने ये देखा कि लोकतंत्र की मजबूती, यानी लोकतंत्र को कभी भारत से समाप्त नहीं किया जाता। प्रावधानों में सुधार ये हुआ कि अब आपातकाल जो है अंदरूनी आधार पर या अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया नहीं जा सकता। अब आपातकाल सशक्त विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। सशक्त विद्रोह का मतलब होता है जब हथियार लिए लोग विद्रोह करेंगे, लोगों के हाथों में हथियार होगा, ऐसा कोई विद्रोह होगा तो ही आपातकाल लगाया जाएगा, अन्यथा आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद देखा लिखित सलाह अनिवार्य होगी। लिखित सलाह अनिवार्य का मतलब ये होता है, पहले प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई आपातकाल लगाना है और राष्ट्रपति ने साहब आपातकाल लगा दिया। अब ऐसा नहीं है। अब पूरा मंत्रिमंडल लिख के इस बात को देगा कि आपातकाल लगाना है, तो ही जाके राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, अन्यथा नहीं लगा सकता है। तो इस चीज़ के बारे में ये हमने सबक लिया, ठीक है। उसके बाद अधिकारों के प्रति जागरूकता, लोगों की अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी और अब इस प्रकार से अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और इसके बाद में इस अध्याय का लास्ट जो आपके चैप्टर बचता है, लास्ट क्लास है जो आज वो समाप्त हो जाएगी और ये पार्ट जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें पढ़ना है इसमें आपातकाल के बाद की राजनीति, यानी आपातकाल के बाद किस प्रकार की राजनीति हुई और क्या होता है, कैसे चुनाव होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ से हमारा चैप्टर जो है आगे चलता है और 1977 की देखिए बात करते हैं। 1977 के ऐतिहासिक चुनाव, जनता पार्टी का उदय और पतन, यानी 1977 में हम देखें तो जब चुनाव होता है तो एक पार्टी का उदय होता है और उसका पतन भी हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है, एक पार्टी का उदय होता है, उसका नाम क्या था, जनता पार्टी, और उदय तो होता है, यहाँ से देखो उदय, और साथ में क्या हो जाता है, उसका पतन। तो पतन कैसा होता है, क्यों उदय होता है, क्या परिस्थितियाँ, इसके बारे में आगे देखते हैं। देखो तो जैसा कि हमने देखा लोकतंत्र की वापसी और 1977 का चुनाव। यहाँ पर लोकतंत्र की जो वापसी है इसको ऐसे क्यों कहा गया है, इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई भारत में आपातकाल लगा तो लोकतंत्र समाप्त हो गया, क्योंकि वहाँ पे जनता का शासन नहीं था, है ना। जनता का शासन जो है आपके अब दोबारे आएगा, इसलिए जब 1977 में चुनाव होंगे जनता का शासन आएगा, इसलिए कहा गया लोकतंत्र की वापसी और 1977 के चुनाव, लोकसभा चुनाव, ठीक है। अब देखो आपको ध्यान रखना है 18 महीने, यानी हम बात करें तो 18 महीने आपातकाल लगा था, ठीक है। ये 25 जून को लगाया जाता है, 25 जून 1975 को लगाया जाता है और इसकी जो अवधि रहती है वो 18 महीने तक आपातकाल लगता है और देश में 18 महीने तक आपातकाल का कठोर अनुभव किया जाता है, यानी जो यहाँ के लोग थे इस आपातकाल का कठोर अनुभव महसूस करते हैं। और इसमें कठोर अनुभव क्या था कि निवारक नज़रबंदी को लागू किया गया, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद में प्रेस की सेंसरशिप को लागू किया गया, यानी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, आपातकाल के दौरान किसी भी, हम कह सकते हैं जो भी ऐसा लगे कि भाई विद्रोह की भावना से आगे आ रहा है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, उठा गए, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्तियाँ की गई, बहुत सारी ज़बरदस्तियाँ की गई और लोगों को हम कह सकते हैं कि नसबंदियाँ कराई गई, लोगों की क्या कराई गई, नसबंदियाँ। इसका मतलब होता है कि अब वो दोबारा जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, है ना, नसबंदियाँ कराई गई थी। उसके बाद में देखो ये सारे कठोर अनुभव थे आपातकाल के, सारे कैसे अनुभव थे, कठोर अनुभव। अब देखो बात यह है कि भाई जनवरी 1977 में जो है आपके क्या नाम से ये जो सरकार है जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा कर देती है। क्या कर देती है, चुनावों की घोषणा। और जब चुनावों की घोषणा होगी तो फिर सरकार जो है, सरकार के द्वारा अचानक चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। तो जब चुनाव घोषणा की जाएगी तो जो नेता थे, राजनीतिक नेता थे और कार्यकर्ता थे, वो जेल में बंद थे पहले से ही, उनको क्या कर दिया जाता है, फिर रिहा कर दिया जाता है। और रिहा इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि सारे जो चुनाव के नेता हैं वो तो गिरफ्तार हैं, अगर उनको गिरफ्तारी से छोड़ा नहीं जाएगा तो चुनाव में कैसे भाग लेंगे, इसलिए उनको फिर चुनावों में भाग लेने की वजह से सरकार जो है उनको हम कह सकते हैं कि रिहा कर देती है और जेल से छोड़ देती है, ठीक है।
और उसके बाद में देखो जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा होती है और मार्च 1977 में लोकसभा का छठा आम चुनाव होता है। लोकसभा का कौन सा आम चुनाव होता है? छठा आम चुनाव। और चुनाव संपन्न, यह चुनाव आपातकाल के अनुभव, अब ध्यान रखना है आपको, जो ये चुनाव है जब ये होता है संपन्न 1977 का, तो ये चुनाव आपातकाल के अनुभवों का एक जनमत संग्रह था। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा चुनाव आपातकाल के अनुभवों पर आधारित था, तो आपको ध्यान रखना है छठा आम चुनाव आपातकाल के अनुभवों पर आधारित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि देखो आपातकाल लगा ना, तो आपातकाल कब लगता है? आपके 1971 में लगता है, सॉरी 1975 में लगता है। और चुनाव कब होते हैं? नेक्स्ट छठे चुनाव 1977 में होते हैं। तो अनुभव, आपातकाल के अनुभव से संबंधित जो चुनाव होगा वो कौन सा होगा? आपके छठा आम चुनाव। ठीक है, तो यहाँ पर जनता जो है, यहाँ पर हम ये कहें जनता जो है, अगर बात करें तो जनता को इन बातों का अनुभव था, इन इन चीज़ों का अनुभव था जनता को कि भाई आपातकाल जो लगा है, उस आपातकाल के दौरान कैसी कैसी परिस्थितियों का हमने सामना किया है, इस चीज़ का पता था। ठीक है, अब एक नई चीज़ और आपको ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान आपको ये रखना है कि जब सारे नेताओं को छोड़ दिया जाता है, जो जेल में बंद थे उन सभी नेताओं को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। और रिहा करने के बाद जितने भी सारे के सारे दल थे, रिहा करने के बाद जितने भी सारे के सारे दल थे, वो सभी दल एक हो जाते हैं। सभी दल एक हो जाते हैं किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में सारे दल एक हो जाते हैं? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। आपको ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सभी दल एक हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में ही आपको एक चीज़ भी ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो है एक पार्टी की स्थापना की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? जगजीवन के नेतृत्व में की जाती है, और बाद में ये पार्टी है जनता पार्टी में विलय हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी नेता थे सारे के सारे सभी जो हैं एक साथ हो जाते हैं, सभी विपक्षी दल यानी जितने विपक्षी दल थे सारे के सारे एक हो जाते हैं। और किसके नेतृत्व में होते हैं ये सारे के सारे? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छठे आम चुनाव में जितने विपक्षी दल थे वो किसके नेतृत्व में एक हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है, ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जगजीवन राम, है ना? और जगजीवन राम नेतृत्व कर रहे थे। अब आपको ध्यान रखना है सभी विपक्षी दल, उनका नेतृत्व करने वाला कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, इसका नेतृत्व करने वाला कौन? जगजीवन राम। इन दोनों को मिला के यानी पहले नंबर पे ये और दूसरे नंबर पे ये, इन दोनों को मिलाकर ही एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम क्या था? जनता पार्टी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जनता पार्टी में कौन कौन शामिल थे। क्वेश्चन पूछे जनता पार्टी में कौन कौन शामिल थे, तो आपको ध्यान रखना है सभी विपक्षी दल जो कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में थे। और ध्यान रखना है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जो कि जगजीवन राम के नेतृत्व में बनाई गई थी, इन दोनों को मिलाकर ही एक दल कहलाया, उस दल का नाम था जनता पार्टी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, देखो, और इन सभी विपक्षी दलों के द्वारा एक नारा लगाया गया था, उस नारा का नाम क्या था? लोकतंत्र बचाओ। क्या नाम था? लोकतंत्र बचाओ, यानी सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र बचाओ किसके द्वारा नारा लगाया गया था, तो ये ध्यान रखना है सभी विपक्षी दलों के द्वारा जो चुनाव होता है छठा लोकसभा का चुनाव, उसमें ये नारा लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो चुनाव प्रचार जो है कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश, है ना? तो देखो चुनावों का प्रचार किया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस तो प्रचार करेगी, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा प्रचार जो है कौन करेंगे? विपक्षी जो दल हैं वो करेंगे। चुनाव प्रचार कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश, यानी चुनावों में देखो अभी अभी जनता जो है 1975 में आपातकाल लगा और उसके हम कह सकते हैं 18 महीने तक ये आपातकाल रहा और 1977 में चुनाव होते हैं। और आपातकाल के दौरान
जो लोगों ने अनुभव किया था, उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेस की सेंसरशिप यानी अखबार समाचार पत्रों को छपने से इनकार कर दिया, ठीक है। निवारक नज़रबंदी, इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसको भी एक तरह से समाप्त कर दिया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए, तो ऐसा प्रावधान जो है ये भी इसको भी कैंसिल कर दिया गया था। और लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई थी, ठीक है। और लोगों को शक के आधार पे अगर ऐसा लगा कि विद्रोह की भावना से है, आंदोलनकारी है, ऐसा कुछ है, तो उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती हम कह सकते हैं कि वहाँ से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर पटक दिया गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जनता ने इन परेशानियों का अनुभव किया था और जनता के दिमाग और दिल में ये सारी चीज़ें अभी भी नई-नई और ताज़ा-ताज़ा थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जनता के मन में तो थी, लेकिन जो विपक्षी दल हैं, इन्होंने इन चीज़ों को बार-बार जनता को याद दिलाया कि तुम्हारे साथ देखो ऐसा हुआ, ऐसा सरकार ने किया, ये किया, वो किया। तो इन चीज़ों को जनता दल जो है वो बार-बार जनता के सामने रख रहा है, जनता को याद दिला रहा है कि आपको याद करो इन सारी चीज़ों को और ऐसी पार्टी को अब आपको वोट नहीं देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विपक्ष के द्वारा की जा रही थी। देखते हैं देखो, तो आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियाँ, है ना? तो इसका मतलब ज़बरदस्तियाँ, क्या की गई? ज़बरदस्तियाँ। उसके बाद शासन का अलोकतांत्रिक चरित्र, यानी लोकतांत्रिक तरीके से शासन नहीं किया, यानी अलोकतांत्रिक तरीके से ज़बरदस्ती की गई थी, ठीक है। हज़ारों निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो हज़ारों लोग थे उनको क्या किया गया? निर्दोष थे, गिरफ्तार किया गया। और प्रेस की सेंसरशिप जो है उसको लगाया गया, है ना? अब देखो निष्कर्ष पूरी तरह पृष्ठभूमि में जनमत पूरी तरह कांग्रेस के विरुद्ध हो चुका था और इस पृष्ठभूमि के आधार पर जो जनमत था, जनता का जो मत था, वो पूरी तरह कांग्रेस के विरुद्ध हो चुका था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं देखो आगे चल के थोड़ा-सा, अब देखते हैं चुनावों के परिणाम। तो देखो यहाँ पे चुनावों के जो परिणाम है ना बिल्कुल चौंकाने वाले थे। बिल्कुल कैसे थे? चौंकाने वाले थे, क्योंकि अब तक वो पार्टी जिसे हम कह सकते हैं कि 5 आम चुनावों में बहुमत मिला और अपनी सरकार को यथावत कायम किया। यानी लगातार उस जो कांग्रेस की सरकार है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था, लगातार कांग्रेस की सरकार जो है सत्ता में थी। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस की सरकार जो है सत्ता से बाहर निकल जाती है और उसका अहम कारण रहा आपातकाल, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं देखो इसके चुनाव के परिणामों के बारे में। तो ऐतिहासिक बदलाव आता है, ऐतिहासिक क्या आता है? बदलाव। और ऐतिहासिक बदलाव क्या आता है? तो आपको ध्यान रखना है, आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस की हार, यानी आज़ादी के बाद कांग्रेस की पहली हार थी ये। अब देखो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, यानी कांग्रेस का पतन हो जाता है। 154 सीटें मिली 542 में से, मात्र सोच के देखो, मात्र कितनी सीटें मिल रही हैं? 154, ठीक है। 542 में से 154 सीटें मिली है मात्र, ठीक है। और बात करें तो 35% इसे वोट मिले, जो कि बहुत ही कम थे। अब देखो, अब अगर हम देखें तो बड़ा झटका था ये। इंदिरा गांधी रायबरेली जो है वहाँ से पराजित हो जाती हैं और संजय गांधी अमेठी से पराजित हो जाते हैं। देखो प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं वही पराजित हो रहे हैं। इंदिरा गांधी पराजित हो जाती है रायबरेली से। कहाँ से? रायबरेली से। और अमेठी से संजय गांधी थे वो पराजित हो जाते हैं। अब देखो इसके विपक्ष में जो हम बात करें, जो पार्टी थी वो आपकी कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी। जनता पार्टी थी और हम कह सकते हैं कि उसकी आंधी में एक तरह से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का सफाया हो गया, ठीक है। 330 सीटें, देखो कितनी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जो अभी तक कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी को भी ये सीटें नहीं मिल रही थी, लेकिन ये आंकड़ा पहली बार दिखाई देता है हमें जनता पार्टी के लिए। और 330 सीटें प्राप्त हो जाती हैं किसको? जनता पार्टी को, जो कि बहुत ही शानदार सीटें थी। और देखो कुल सीटें अगर बात करें तो सहयोगी दलों के साथ साथ 542 में से थी ये। कितने में से थी? 542 में से। अब आपको ध्यान रखना, देखो 295 सीट तो केवल जनता पार्टी को ही मिली, 295 सीट तो, और पूर्ण बहुमत पर आधारित थी ये, पूर्ण बहुमत पर आधारित थी। और बची कुची जो आपके बचती हैं वो अन्य दलों के जो साथ में इसके जुड़े हुए थे उनको मिली थी, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, 330 सीटें मिलती हैं टोटल किसको? जनता पार्टी को। अगर पूछे कि स्पेशल जनता पार्टी को कितनी मिली 330 में से, तो 295 जो सीटें हैं वो इसको मिली थी। अब देखो आपको भी एक
क्वेश्चन बताना है कि 542 में से कितनी सीटें मिलने पर सरकार जो है बनाई जा सकती है, यानी 542 में कितनी सीटें मिलें किसी भी दल को कि वो सरकार बना ले अपनी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में डाल के बताना मुझे कि सर इतनी सीटों पर कांग्रेस बन जाती है 542 में से। ठीक है, आप चलते हैं आगे। देखो अब देखो चुनावी माहौल का भौगोलिक विभाजन, यानी चुनाव जो है ना, जो ये चुनाव हुए इसमें अगर हम देखें तो कहाँ पर किसको कितनी सीटें मिली, तो इसको भौगोलिक आधार विभाजन करते हैं, ज्योग्राफिकल दृष्टि से इसका विभाजन करते हैं। तो देखो आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत जो है वहाँ पर कांग्रेस का पूर्णतः सफाया हो गया। उत्तर भारत में पूर्णतः कांग्रेस जो है साफ हो गई, यहाँ पे कांग्रेस को बिल्कुल भी सीटें नहीं मिली। ठीक है, अगर बात करें देखो बिहार, यूपी, ठीक है, बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस को जीरो सीटें मिली। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 0 सीटें मिली, यानी एक भी सीटें नहीं मिली। राजस्थान और मध्य प्रदेश में केवल एक एक सीटें मिली। तो यह आपको ध्यान रखना। देखो सीधी सी बात है कि अगर हम देखें तो उत्तर भारत में अगर बात करें कांग्रेस को तो बिल्कुल 0 सीटें मिली। अगर हम बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे दो राज्य थे जहां पर कांग्रेस को एक सीटें मिल गई और मध्य प्रदेश में भी एक सीटें मिल गई, एक सीटें मिल गई थी। लेकिन बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे तो कांग्रेस को 0 सीटें मिली, एक भी सीटें नहीं मिली। ठीक है, अब देखो ऐसा कारण क्या ऐसा कारण रहा जो कांग्रेस को उत्तर भारत में बिल्कुल भी सीटें नहीं मिली। तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम जान सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया था कि इसका सबसे बड़ा कारण ये था ज़बरदस्ती नसबंदी। क्या की गई? ज़बरदस्ती नसबंदी की गई लोगों की, है ना। उसके बाद में और लोगों को जबरन विस्थापित किया गया, यानी जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। और उत्तर भारत में ये सबसे ज़्यादा हुआ, यानी दक्षिण भारत में आपातकाल का इतना प्रभाव नहीं पड़ा था। आपातकाल का इतना प्रभाव नहीं पड़ा था, बिल्कुल नाम मात्र का ही था। लेकिन उत्तर भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसीलिए कांग्रेस का यहाँ पर क्या हो जाता है? सफाया। कांग्रेस यहाँ से साफ हो जाती है, इसको बिल्कुल भी सीटें नहीं मिलती। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में। तो देखो दक्षिण भारत में आपातकाल का कोई प्रभाव इतना था नहीं, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस का क्या रहा? दबदबा रहा, यानी कांग्रेस जो है यहाँ पर अपनी सीटें प्राप्त कर पाई। दक्षिण राज्यों में कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में सफल रही। और इसका कारण क्या था कि दक्षिण भारत में सफल रही? आपातकाल का प्रभाव हर राज्य में एक जैसा नहीं था। दक्षिण भारत में जातियों का असर नहीं था, यानी दक्षिण भारत में ज़बरदस्तियाँ नहीं की गई थी जितनी की आपके ज़बरदस्तियाँ की गई थी कहाँ पर? उत्तर भारत में। ठीक है, आप देखो उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट यानी प्रभाव रहा, लेकिन दक्षिण भारत में इसका ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं था। यहाँ पर आपातकाल का प्रभाव जो है बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर इसका पूरा प्रभाव था, यहाँ पर इसका पूरा प्रभाव था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में जो है कांग्रेस उसको बिल्कुल भी सीटें नहीं मिली थी। ठीक है, तो यह आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको इसमें अच्छे से क्या है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो इसमें आगे थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं तो जनता सरकार का तालमेल और उसका प्रभाव। देखो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, चलो हमने ये मान लिया इस बात को कि सीटें तो इतनी मिल गई थी कांग्रेस को, यहाँ सॉरी जनता पार्टी को इतनी सारी सीटें मिल गई थी। और अब बात आती है प्रधानमंत्री की। अब किसकी बात आती है? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। देखो जनता सरकार जो है तालमेल का अभाव था, जनता सरकार में किसका अभाव था? तालमेल का अभाव था और गुटबाजी थी। और क्या थी? गुटबाजी थी। ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। और चुनाव के तुरंत बाद नेताओं में प्रधानमंत्री बनने के लिए आपस में होड़ मच गई, है ना। तो जो ये नेता थे, जो इसके वरिष्ठ नेता थे, वो कहने लगे कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, दूसरा कहने लगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और तीसरा भी कहने लगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो इसमें कौन कौन थे प्रधानमंत्री की रेस में? तो इसकी प्रधानमंत्री की रेस में आप तो एक तो था मोरारजी देसाई। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये मोरारजी देसाई वही है जो
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है 19 हम कह सकते हैं 1966 में, यानी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। तब भी ये व्यक्ति दावेदार था प्रधानमंत्री का। तब दो व्यक्ति आते हैं सामने, यानी एक तो हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी होती है और दूसरा जो है क्या नाम से मोरारजी देसाई। अब यहाँ पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो इस बात को सोचते हैं कि भाई अगर हम इंदिरा गांधी को बनाएंगे तो ये सारे जो भी कोई निर्णय लेगी हमसे पूछ पूछ के निर्णय लेगी, क्योंकि इसको अनुभव बहुत कम है। जबकि मोरारजी देसाई ये मुख्यमंत्री रह चुके थे वहाँ पर भी गुजरात के, तो इनको अनुभव था। ठीक है, तो ये अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो ये हमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति को बनाना है जो ताकि वो हमारी बातों को माने और हमसे पूछ के काम करे। इसीलिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और ये जो है उस समय से ही प्रधानमंत्री के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे। इनको यही लग रहा था कि मुझे भी एक बार देश का क्या बनना है, प्रधानमंत्री। तो ये अब इस समय भी हम कह सकते हैं 1977 में भी प्रधानमंत्री की रेस में थे। और उसके बाद देखो दूसरा जो व्यक्ति है वो था चौधरी चरण सिंह। ये भी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार थे, ये भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। और तीसरा व्यक्ति है जगजीवन राम। ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में से एक पार्टी की स्थापना की थी। उस पार्टी का नाम हम देखें, देखो उस पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी और बाद में जनता पार्टी में मिल जाते हैं। तो ये भी प्रधानमंत्री के दावेदार थे। अब देखो पद एक और दावेदार तीन। ठीक है, यानी एक कोई तो बनाया जाएगा, ऐसे थोड़ी तीनों बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अंततः निर्णय यही लिया जाता है और जो मोरारजी देसाई है इनको क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री, यानी ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, परिणाम देखो पीएम तय होने के बाद भी पार्टी में आंतरिक विवाद समाप्त नहीं हुआ और जल्द ही जनता पार्टी बिखर गई। यानी हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम ये निकला, निर्णय तो ले लिया कि भाई मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी आंतरिक जो उनमें विवाद था वो समाप्त नहीं हुआ था। और ये विवाद दिखाई देता है 1977 के बाद। 1977 के बाद हमें स्पष्ट रूप से ये जो विवाद है ये दिखाई देता है। देखो कैसे, देखते हैं आगे। तो देखो अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे देखें तो आंतरिक कलह के कारण मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार मात्र आपके 18 महीने ही रह सकी। यानी हम कह सकते हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार तो बन जाती है, प्रधानमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। मात्र 18 महीने तक ये सरकार चलती है और उसके बाद ये सरकार जो है अल्पमत में आ जाती है, बहुमत अपना खो देती है और सरकार जो है वो गिर जाती है। कितने महीने के लिए बनी थी ये सरकार, 18 महीने के लिए। किसकी सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, देखो सरकार समाप्त हो जाती है मोरारजी देसाई की। अब ये एक बात और ध्यान रखनी है, एक दोनों चीज़ों में एक चीज़ समानता है। 18 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया था ना, 18 महीने के लिए आपातकाल लगा था। और मोरारजी देसाई की सरकार भी जो थी वो भी 18 महीने के लिए ही चली थी। ठीक है, इसके बाद में जब अल्पमत में आ जाती है सरकार और हम कह सकते हैं कि बहुमत खो देती है सरकार, तो उसके बाद में जो जनता पार्टी है उसका दूसरा जो नेता था जिसका नाम था क्या, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है इनके मन में प्रधानमंत्री का ख्याल आता है और ये जो हैं कुछ सांसदों को लेकर इकट्ठा करके सांसदों को और बहुमत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस पार्टी से अपना हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मिलकर किसके साथ में, चौधरी चरण सिंह के साथ में मिलकर एक तरह सरकार बनाती है। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह सरकार बनाते हैं कांग्रेस के साथ मिलकर। और ये हम कह सकते हैं कि सरकार मात्र 4 महीने ही चल पाती है, क्योंकि कांग्रेस जो है समर्थन तो देती है चौधरी चरण सिंह को, है ना, जनता सरकार को समर्थन तो देती है, लेकिन समर्थन को जल्दी ही वापस ले लेती है। मात्र कितने महीने में, 3 महीने में। तो फिर दोबारा सरकार जो है गिर जाती है, किसकी, हम कह सकते हैं जनता पार्टी की सरकार दोबारा से गिर जाती है। इस प्रकार से ये पार्टी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं फिर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, देखो विरासत 1977, ये आपके टॉपिक है किताब में, है ना, उसके आधार पर ही हमने इसको नोट्स बनाए इसके। ठीक है, तो विरासत 1977 के बाद भारतीय राजनीति में
क्या दीर्घकालिक बदलाव आए। तो क्या बदलाव आए 1977 के बाद भारतीय राजनीति में? तो देखो, अगर हम देखें तो 1970 के जो चुनाव होते हैं ना, 1977 के जो चुनाव होते हैं 1977 में, तो हमें ये दिखाई देता है उन चुनावों में कि जो पिछड़ी जातियाँ जो थी, उन्होंने उनका भारी मतदान रहा। यानी मतदान उनके मतदान का चुनावों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, है ना? इसके बाद तो सरकार को ऐसा लगा कि भाई पिछड़ी जातियों की भलाई के लिए भी कार्य किए जाने चाहिए। तो ये एक दीर्घकालिक बदलाव दिखाया दिया पहला। उसके बाद दूसरा जो बदलाव है वो क्या दिखाई दिया? कांग्रेस की बदलती विचारधारा। कांग्रेस की बदलती विचारधारा 1969 से पहले कांग्रेस सभी विचारधाराओं को लेकर साथ चल रही थी। यानी 1969 से पहले कांग्रेस सभी विचारधाराओं को अपने साथ लेके चल रही थी। लेकिन 1969 के बाद, है ना, 1969 के बाद इसने खुद को देश की एकमात्र समाजवादी पार्टी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताया। यानी इसने कहा कि भाई एकमात्र मैं जो हमारी पार्टी है कांग्रेस, यही है समाजवादी पार्टी, और यही गरीबों के हितों की बात करती है, और कोई दूसरी पार्टी गरीबों के हितों की बात नहीं करती। ठीक है, तो एक तो ये इसका बदलाव था। उसके बाद जन आंदोलनों में भूमिका, है ना, संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलनों की भूमिका और उसकी सीमाओं को लेकर नई बहस शुरू हो जाती है। और देखो, अब ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त हो जाता है। और इसके अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करें तो देखो, संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बिहार आंदोलन के द्वारा दिया जाता है। कौन से आंदोलन के द्वारा? बिहार आंदोलन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये कब चलाया गया था? 1974 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा किसके द्वारा किसके द्वारा कहा गया था ये? तो ये कहा जाता है कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. बरुआ के द्वारा 1974 में किया कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. बरुआ के द्वारा। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो, 1974 में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आप सब जानते हो, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। मैंने आपको बताया था, उन्हीं रेल हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया जाता है। तो अब ये चैप्टर हमारा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आप जो है इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर चालू होगा वो होगा क्षेत्रीय आकांक्षाएं। कौन सा चैप्टर होगा? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और वो आपका 7वां चैप्टर होगा। कौन सा चैप्टर? 7वां चैप्टर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। पर उससे पहले अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर है इसको आपको अच्छे से इसके नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाओ जो ये स्लाइड है इनके अनुसार। ठीक है, और इनका रिवीजन करो। अगर फिर भी कोई अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप जो है जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसको एक बार लिख देना। मैं आपको दोबारा उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बता सकता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अब जो है हम कल आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के लिए प्रैक्टिस सेट पर आधारित क्लास आएगी आपकी एक, उसको आप देखना। यानी इस चैप्टर के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, उन क्वेश्चनों को हम उस क्लास में लेके आएंगे। और आप जो है आज के लिए बस इतना ही। अब चैनल जो है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और पढ़ते रहो अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।